अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब स्टूडेंट्स। वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 405 का लेसन नंबर 26। काफी लेंथी चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें डिटेल्स उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन हम हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और ये सारा लेसन नंबर 25 का उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है जो हम पढ़ चुके हैं। आई एम सॉरी, लेसन नंबर 27। 26 को हम स्किप कर देते हैं और लेसन नंबर 27 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टाइप ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स की टाइप्स उन्होंने बताई हैं, जिसमें मैं आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग जब इसे रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इनकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जब आप रीड करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और अगर मैं आपको इस तरह एक ही क्लास पढ़ा लूँ तो फिर आप जाके VU का ही लेक्चर देख लें, क्योंकि उनके वैसे भी एक एक घंटे के होते हैं, सारी डिटेल्स दी होती हैं। हम वो लेक्चर लेके उसके बाद ही आप लोगों को ये करवाते हैं, ताकि आपको शॉर्ट लेक्चर्स भी मिल जाए, आपका टाइम भी बच जाए और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले है द कार्डिनल ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड्स क्या होती हैं कि वो ट्रेड्स जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है इंसान के अंदर बहुत ज्यादा जो पाई जाती है। एक चीज, कोई भी एक आइटम है, उसके अंदर जब किसी चीज का अक्सरियत से इस्तेमाल किया जाता है तब वो उसके अंदर ज्यादा ही नजर आ रही होती है। इसी तरह कार्डिनल ट्रेट होती है, जो वो ट्रेट होती है जो इंसान के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। हर वक्त आप उसके अंदर उस ट्रेड को नोट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसा हमारे इस वीडियो का थंबनेल है उसके अंदर ब्लू कलर का इस्तेमाल जो किया गया है, वो एक एग्जांपल है कार्डिनल ट्रेड्स की। जिस मतलब जो वो एक प्रोमिनेंट कलर है, बाकी कलर भी इस्तेमाल हुआ है लेकिन वो प्रोमिनेंट कलर है जो आपको वाज़ह नजर आता है, जिसने उसके अंदर रंग भरा हुआ है। इसी तरह का इससे यही एक कार्डिनल ट्रेड की मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। सेंट्रल ट्रेड क्या होती है? ये कार्डिनल ट्रेड की निस्बत कम होती है इंसान के अंदर, ये लेस परवेसिव होती है, लेकिन बहुत ज्यादा लेस नहीं होती। ये अक्सर आपको दिखाई देती है लेकिन बिल्कुल मतलब हर वक्त नहीं, जैसा कि हमने पढ़ा कि कार्डिनल ट्रेड्स होती है। और फिर सेंट्रल ट्रेड एक नहीं होती, डिफरेंट ट्रेड्स मिलकर ग्रुप बनाती हैं और ग्रुप ऑफ ट्रेड्स जो होती है उसको सेंट्रल ट्रेड्स कहा जाता है। फिर सेकेंडरी ट्रेड्स की बात की है उन्होंने कि ये बहुत ही ज्यादा लेस कॉन्स्पिशियस होती है, लेस जनरलाइज्ड होती है, लेस कंसिस्टेंट होती है, बहुत ज्यादा कम पाई जाती है इंसान के अंदर, और बहुत ही कम हर इंसान के एटीट्यूड या किसी भी चीज में दिखाई देती है, इंसान के करेक्टर में बहुत कम दिखाई देती है, जिसे कहते हैं सेकेंडरी ट्रेड्स। उसके बाद है कॉमन वर्सेस इंडिविजुअल ट्रेड्स। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कॉमन ट्रेड्स इज आल्सो कॉल्ड डायमेंशनल आर नोमोथेटिक ट्रेड्स। कॉमन ट्रेड्स को डायमेंशनल और नोमोथेटिक ट्रेड्स भी कहा जाता है। फिर ये होता क्या है? इंडिविजुअल ट्रेड्स हमने पहले पढ़ा था कि हर इंसान के अंदर डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं। कॉमन ट्रेड्स होता है कि जब डिफरेंट लोग मिलके एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, एक ही तरह का तर्ज अमल अपनाते हैं, तो उनके अंदर कुछ ट्रेड्स होती हैं जो सेम होती हैं, उसे कहा जाता है कॉमन ट्रेड्स। फिर नेक्स्ट है द प्रोप्रियम अ रियल सेल्फ। हमने पहले भी पढ़ा था, साइकोलॉजी में भी हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजिस्ट ने सेल्फ को सोल का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि इंसान के अंदर की जात है जो हर चीज पे डिपेंड करती है, उससे हर काम करवाती है, जैसे इंसान की जात होती है, मतलब उन्होंने जात को स्टडी किया तो उन्होंने कहा था एवरीथिंग इज जात, हर चीज है वो सोल ही है। इन्होंने सेल्फ को सोल का नाम दिया, लेकिन एल्पोर्ट ने फिर इस सोल को प्रोप्रियम का नाम दे दिया, जिसको हम आगे डिफरेंट उसकी टर्म्स बताएंगे वो पढ़ते हैं। सबसे पहले द सेंस ऑफ बॉडीली सेल्फ। सबसे पहले इंसान का सिर्फ वजूद होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जस्ट एक वजूद होता है, एक बॉडी होती है। उसके बाद द सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा खुद को पहचानता है, खुद को ज्यादा तो नहीं पहचानता, मतलब बच्चा ये फील नहीं कर सकता कि वो थका हुआ है या वो कोल्ड है, इन बातों से वो अनअवेयर होता है। लेकिन वो थोड़ा सा बोलना स्टार्ट करता है, बोलना मीन्स के आवाज निकालता है अपनी, तो उससे उन्होंने कहा हुआ है कि सेल्फ आइडेंटिटी, जो कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे में होती है। द सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम और प्राइड। उसके बाद फिर जब बच्चा 4 और 5 ईयर्स का हो जाता है तो अब उसके अंदर थोड़ा सा प्राइड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी 2 साल के बच्चे को पनिश करते हो तो वो जस्ट इसलिए रोता है कि उसको पेन होती है, लेकिन जब आप 4 और 5 ईयर्स के बच्चे को पनिश करते हो किसी के सामने तो वो गिल्टी भी फील करता है। द सेंस ऑफ सेल्फ एक्सटेंशन, ये 4 to 6 ईयर्स के बच्चे में पाई जाती है। इसमें ये होता है कि आपके अंदर माया आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि जब वो काम करते हैं या कुछ भी करते हैं ना, पता होता है कि दिस इज माय बॉल, आई ओन द डॉल हाउस, और वो कहते हैं कि ये मेरी चीज है। और फिर कुछ बच्चे पसंद नहीं करते अपनी चीजों को शेयर करना, तो ये 4 to 6 ईयर एज होती है जब बच्चे को ये पता चलता है कि मैंने किसी के साथ ये चीज शेयर नहीं करनी, या ये मेरी चीज है, या मैं किसी को नहीं दे सकता, या मैं किसी की यूजेबल चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तरह की चीजें 4 to 6 ईयर्स में आती हैं। द सेल्फ इमेज।
सेल्फ इमेज में ये होता है कि आप इस चीज पे फोकस करते हैं कि आपका इमेज कैसा है लोगों के सामने, आपकी सोसाइटी में। आपको ये चीज रियलाइज होनी शुरू होती है कि आप नॉटी हैं या आप किस तरह के बच्चे हैं या आप गुड बच्चे स्टूडेंट हैं, जैसा भी है। द सेंस ऑफ सेल्फ एज अ रेशनल कॉपर, ये 6 to 12 years की एज में होती है। इसमें ये होता है कि child begins to fully realize that he has the rational capacity to find the solutions to life problem। इससे बच्चा अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कैपेसिटी रखता है, उसे फील होता है कि अपना मसला खुद हैंडल कर लेगा। द अप्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, इसमें फिर ये होता है कि इस यंगस्टर की एज होती है जब आप अपनी लाइफ के गोल्स बनाते हैं, अपनी हर चीज को समझ आते हैं, आपको पता चलता है कि आपने कौन सा प्लान बनाना है और किस तरह अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करना है। द फंक्शनल ऑटोनॉमी, द पास्ट इज पास्ट, इसमें उन्होंने बताया हुआ है पास्ट में जो कुछ हो जाता है उसको लीव कर दें, उसको सोचते हुए या उस पे अपना टाइम जाया करें। आप सोचे अपना प्रेजेंट ना खराब करें पास्ट पे फोकस करके। पास्ट से जरूर सीखा जाता है, हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है। तो यही उन्हें बात की है कि पास्ट की मिस्टेक से सीखें, ना कि उन पर पछतावा करते रहे और आपका प्रेजेंट भी गुजर जाए। इसमें आगे उन्होंने कुछ मोटिव्स की बात की हुई है कि इंसान के अंदर मोटिव्स होते हैं, वो अपनी मोटिव्स को पहचानता है। हर ह्यूमन मोटिवेशन के अंदर मतलब हर किसी इंसान की डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, वो उन्हें पूरा करना चाहता है। उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, अनकॉन्शियस ड्राइव्स होती हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। और फिर इंसान जो थर्ड में उन्होंने बताया हुआ कि जब इंसान यंग हो जाता है, यंगस्टर होता है वो, तो वो प्लान्स बनाता है, डिफरेंट लॉन्ग रेंज इंटेंशंस होती हैं उसकी, कि उसने उसके अंदर एक डायनामिक फोर्स आ जाती है जिसको इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ के प्लान्स और लाइफ के गोल्स डिसाइड करता है और फिर उनको हासिल करने की जद्दोजहद में लग जाता है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि फिर उसे एक फीडबैक मिलता है जब वो मतलब अपना ज़्यादातर टाइम अपने गोल्स अचीव करने में लगाता है, तो फिर उसको एक फीडबैक भी मिलता है, उसे पता चलता है कि उसने क्या काम किया और किस तरह किया। एप्लीकेशन, द स्टडी ऑफ वैल्यूज, मतलब डिफरेंट स्टडी ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज को स्टडी करते हुए डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस बनाई हैं। सबसे पहले है द थ्योरेटिकल। द थ्योरेटिकल में क्या होता है कि ये हकीकत पसंद लोग होते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमेशा सच का साथ देना है। मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं उन्हें देखना है कि ये बात ठीक है या नहीं है, अगर नहीं ठीक उनका बेशक फायदा भी हो रहा है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। द इकोनॉमिक में ये होता है कि लोग बस अपना फायदा देते हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन होते हैं, अगर उन्हें कहीं फायदा मिल रहा है वो चीज अच्छी भी नहीं है वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। द एस्थेटिक में क्या होता है कि इंसान बनावट, जो चीज की बनावट होती है, जो फॉर्म होती है, जो हार्मनी होती है, उसकी बेस पर वैल्यूज देता है डिफरेंट चीजों को। द सोशल में ये होता है कि सोशल टाइप के लोग होते हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं, वैल्यूज में मतलब इसमें ये बताया हुआ है कि अपनी फैमिली के साथ लव करते हैं, बहुत काइंड, सिंपैथेटिक और अनसेल्फिश लोग होते हैं। द पॉलिटिकल में ये होता है कि हम सब जानते हैं कि ओनली पावर, पावर डिपेंड करती है पॉलिटिकल पे, पावर जो होती है पॉलिटिशियंस के पास होती है, वो उसका इस्तेमाल भी करते हैं। द रिलीजियस में ये होता है कि कुछ लोग रिलीजियस की बेस पे अपनी वैल्यूज को स्टडी करते हैं और वो देखते हैं कि हमारे रिलीजन में कितनी यूनिटी पाई जा रही है। तो ये हमारा लेसन नंबर 27 था, जो बहुत ही ज्यादा लेंथी है। मैंने आपको कंसेप्चुअल चीजें जो है वो सारी क्लियर की हैं, डेफिनेशन हर चीज। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 28 में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।